हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस स्टडीज। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग फूड सिक्योरिटी और ये आपकी थीम नंबर 22 रहेगी आउट ऑफ द 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स फॉर योर सीएपीएफ पेपर 2। फूड सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी आपने देखा होगा हाल ही में 15 दिन पहले आवर प्राइम मिनिस्टर ही हैज बेसिकली डिक्लेयर्ड कि फ्रॉम द 1 जनवरी 2023 वी विल डिसकंटिन्यू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। और ये योजना हमने कब स्टार्ट की थी? ये हमने जब स्टार्ट की थी जब कोविड आया था। कोविड के टाइम पे हमने फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम हमने स्टार्ट की थी। ये कम से कम 2 साल तक चली है। अगर आपको इस स्कीम के बारे में ना पता हो, इसमें क्या था, 5 kg राशन, 5 किलो वीट है, राइस है, अपार्ट फ्रॉम जो कि उनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर अवेलेबल है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर 2 कैटेगरी है। एक फैमिली को 35 किलो राशन मिलता है, उसके अलावा 5 किलो ज्यादा देने की बात कही थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, बिना पैसे के, टोटली फ्री। लेकिन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आपको एक मिनिमम अमाउंट देना पड़ता है, 3 रुपी पर केजी फॉर द राइस एंड 2 रुपी पर केजी फॉर द वीट। ये मिनिमम अमाउंट आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर जब भी आप पीडीएस शॉप पे जाते हैं वहां से आपको लेना पड़ता है। ठीक है, तो इसके पीछे आपको ये देखना पड़ेगा और भी गवर्नमेंट की क्या इंटेंशन है कि अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें आप देखोगे बहुत सारा जो पैसा है, रादर देन स्पेंडिंग ऑन सम प्रोडक्टिव या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे ना खर्च करके आप इन सभी चीजों पे स्पेंड कर रहे हो, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सिर्फ आपका एक इकोनॉमिक बर्डन बढ़ाता है। ठीक है, कोई भी आप इसमें देखोगे प्रोडक्टिव चीज नहीं हो रही, बट नेशनल सिक्योरिटी इज और द फूड सिक्योरिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो उस टाइम के लिए जब आपको पता है माइग्रेशन हो रहा था, पलायन हो रहा था, जब यहाँ पे आपको पता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो उस टाइम पे हमने सपोर्ट किया था। ठीक है, तो उस टाइम पे फूड सिक्योरिटी हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू बन गया था। अब हम देखते हैं, आपको पता है वीट एक्सपोर्ट बैन हुआ था कुछ महीने पहले रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे। ठीक है, इंडिया ने वीट एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, लेकिन जब हमने देखा हमारे पास अब सरप्लस में बफर है और नई क्रॉप जो है वीट की आने वाली है मार्च अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल मई जून में आपकी जो नई क्रॉप आ जाएगी, तो आप यहाँ पे जब आपका स्टॉक अच्छा खासा अवेलेबल है आपके पास, तो उन्होंने बोला नई क्रॉप जब आने वाली है, नए आप देखोगे, और इस बार बम्पर क्रॉप होने वाली है, तो उन्होंने बोला कि वीट एक्सपोर्ट का जो बैन हमने लगाया था उसको हम लिफ्ट कर सकते हैं। नाउ इट इज द टाइम। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंडर जब हमने देखा कि ये भी स्कीम हमने डिसकंटिन्यू कर दी है, तो हमारे प्लस डिस्पोजेबल वीट या फिर राइस की क्वांटिटी रहेगी, जिसको हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्सपोर्ट। ये सभी चीजें आपको कॉन्टेक्स्ट आपके दिमाग में पीछे रहना चाहिए। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ये भी स्कीम आपने सुनी होगी। तो ऑल दिस इंपॉर्टेंट स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए कि पीछे राशनल क्या है हमारे यहाँ पे। ठीक है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ये हमारा एक रिफॉर्म है जो कि जल्दी आने वाला है हर एक स्टेट में। आपको पता होगा राशन कार्ड एक स्टेट के उससे बनता है, जिस भी स्टेट का वो डोमिसाइल होगा वो स्टेट फिर उसको क्या प्रोवाइड करेगी, अंडर पीडीएस। अगर वो बिलो पॉवर्टी लाइन है तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर उसको 35 kg मंथली पूरी फैमिली को क्या है, वीट और राइस की अवेलेबिलिटी कराई जाएगी, और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट सेंटर क्या करेगा, सेंटर प्रोवाइड करेगा राशन की अवेलेबिलिटी थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो सेंटर जो है सेंट्रल इशू प्राइस के अंडर हर एक स्टेट को जितना राशन है वो भेजेगा। लेकिन आपको ये देखना है हर एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करना, ये सभी चीजें जो है ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स की है। तो आप देखोगे डिफरेंट स्टेट्स में अगर कोई माइग्रेंट है, बिहार में वो काम कर रहा है शुरुआत में, मतलब बिहार उसकी नेटिव स्टेट है, अगर उसको गुजरात जाना पड़ा या फिर मुंबई जाना पड़ा, ठीक है, वर्क रिलेटेड कोई भी उनको काम है, ठीक है, माइग्रेशन हुई, तो उसका जो राशन कार्ड है वो तो बिहार का है, लेकिन उसको जो खाना चाहिए वो दूसरे स्टेट में है, तो दूसरी स्टेट में जाके उसको राशन कार्ड बनवाना, ये सभी चीजें बनाना तो फिजिबल नहीं था। मतलब इतना डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, डेली उनको दिहाड़ी मजदूरी इन सभी चीजों में जाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लेके आए हैं, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। ठीक है, अगर वो एक बार बिलो पॉवर्टी लाइन आइडेंटिफाई हो गया किसी भी स्टेट के अंदर, वो माइग्रेंट है, उसको सीजनली माइग्रेशन करना पड़ता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फॉर वर्क अपॉर्चुनिटीज, फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो उसको ये पर्टिकुलर राशन कार्ड अवेलेबल किया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, उसके परिवार की एटलीस्ट
फूड सिक्योरिटी एंश्योर हो सकेगी। दूसरा इसमें हम देखते हैं जो फोर्थ पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इंडिया का रैंक क्या है 2022 में अगर हम देखें, इंडिया बेसिकली अचीव्ड रैंक ऑफ 107, 107 रैंक आया इंडिया का आउट ऑफ 121 कंट्रीज। ये इंडिया का रैंक दिखाता है, ठीक है, नॉट वेरी गुड। अगर हम ब्रिक्स नेशन से कंपेयर करें, अगर हम आसियान नेशन से कंपेयर करें, या फिर साउथ एशिया में जितनी भी कंट्री है उससे कंपेयर करें, तो बहुत अच्छा रैंक नहीं है इंडिया का, 107। ओके, उसके बाद हम देखते हैं और क्या चीज़ इसमें हम देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि वीट एक्सपोर्ट बैन, ये जब हमने किया, ये तो ना तो फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा स्टेप था, क्योंकि फार्मर्स को इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छा प्राइस इस टाइम मिल रहा था। लेकिन अब आपको पता है हर एक चीज़ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट तो है, एक डिलेमा रहती है, क्या हम फूड सिक्योरिटी को देखें या फिर हम जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल को देखें, जिससे हमारे पास क्या आ सके, फॉरेन इनकम आ सके। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम क्या चूज किया, गवर्नमेंट ने उस टाइम आम लोगों की फूड सिक्योरिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं नेशनल दिस फैमिली हेल्थ सर्वे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5। इसकी जो क्या फाइंडिंग है ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर एक पॉजिटिव रिजल्ट ये है, द चिल्ड्रन हु आर बिलो द एज ऑफ 5, उनमें बहुत तरह की बीमारियां हमको मिलती थी। स्टंटिंग की बात कर लीजिए आप, वेस्टिंग की बात कर लीजिए, अंडरवेट की बात कर लीजिए, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी इनके अंदर। तो इसमें हमने देखा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अंदर वी बेसिकली अचीव्ड स्टंटिंग जिन बच्चों को थी उसमें 38 से घट के 35% तक का बच्चों में, जो कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें स्टंटिंग मिलती है। वास्टिंग जो है ये 21 से घट के 21% से घट के 19% तक आ गया है। मतलब इसमें देखा जा रहा है कि ड्यू टू दिस इंटरवेंशन ऑफ मिड डे मील स्कीम, पोषण स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, क्योंकि मातृ वंदना योजना इज फॉर मदर। अगर मदर की हेल्थ अच्छी है तो बच्चे की हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। अगर हम देखेंगे मदर जो है वो देखोगे आप उसमें इम्यूनिटी नहीं है, ठीक है, और उसमें आप देखोगे हीमोग्लोबिन, आयरन की कमी है, इन सभी चीज़ों की डेफिशिएंसी है, तो ऑटोमेटिकली जो बच्चा है वो भी वीक होने वाला है। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये सभी स्कीम आपको पता होनी चाहिए, पोषण अभियान, ठीक है, ये सभी स्कीम इट इज़ बेसिकली कनेक्टेड विद द न्यूट्रिशन प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। अच्छा, तो इसके बाद और क्या देखते हैं, वन नेशन कार्ड हो गया। उसके बाद जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो कि 6 महीने के लिए एक बार एक्सटेंड की गई थी, जब अगस्त और जुलाई के दौरान 2023 में इसको एक्सटेंड किया गया था दोबारा से। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उस टाइम पे, लेकिन अब इसको कंटिन्यू कर दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। अब यहां से हम शुरू करते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट ये आपका डॉक्यूमेंट है। आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट रेडीमेड होना चाहिए जिसमें आप लास्ट मिनट पे उसको रिवाइज कर सके। लास्ट मिनट पे अगर आप चीज़ों को रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैंने आपको इसके अंदर क्या बताया, मैंने आपको इसके अंदर सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बताया है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट रिसेंट डेवलपमेंट क्या है विद रिस्पेक्ट टू फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। जितना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट आपके सामने रहेगा उतना ज़्यादा आप क्या होंगे, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। किसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, आप इस कॉन्टेक्स्ट को मेंशन करेंगे और इजीली उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। नाउ सी कुछ एक हेडलाइंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली हेडलाइन है, इंडिया अमंग कंट्रीज इवॉल्विंग फूड सिस्टम फॉर बिगर गेन्स फॉर स्मॉलर एलाइड SMEs। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की क्या है, रिपोर्ट है। फूड सिस्टम इवॉल्व करना हमें, ठीक है, जिससे जो कि छोटे छोटे फार्मर्स के फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होगी या फिर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हो गए, रूरल एरियाज के अंदर ये होते हैं। एक तो इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं उस एरिया में जहाँ पे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हो गए। दूसरा, उनको इनकम श्योरिटी होती है, तो ये भी प्लस फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस एंड व्हीट हेल्प्ड इंडिया रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी। कैसे, अगर हम राइस और व्हीट जो है उसको हम फ्री में अवेलेबल कराएंगे या फिर उसको बहुत ही सब्सिडाइज प्राइसेस पर अवेलेबल कराएंगे, आपको पता है, तो जो उन लोगों के पास, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है या फिर नियर पॉवर्टी लाइन है, उनके पास सरप्लस इनकम होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो सिर्फ वो खाने पे खर्च ना करके अब उनका खाने का जो पैसा बचा है अब वो किस पे खर्च कर सकते हैं, बच्चों की एजुकेशन के ऊपर, अपने लिविंग स्टाइल के ऊपर, और भी चीज़ों पर जैसे हेल्थ के ऊपर खर्च कर सकते हैं, कुछ सेविंग कर सकते हैं, जिससे क्या है, इनकम इनइक्वालिटी को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, एक और इंपॉर्टेंट इसमें अगर आप एक और कॉन्टेक्स्ट देना चाहें, G20 की क्या है, G20 की इंडिया के पास प्रेसिडेंसी अब आ चुकी है, तो G20 की प्रेसिडेंसी को कैसे इंडिया उसका बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकता है, उस प्रेसिडेंसी को, उस पोजीशन को, उस चेयरमैनशिप
डेफिसिट को कैसे अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, जिससे क्या हुआ, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी हमारे सामने आई है। हमें एनर्जी सिक्योरिटी हमने देखा कि बहुत अच्छे से हैंडल की है, लेकिन हमारे ऊपर प्रेशर बनाया गया था वेस्टर्न, और या फिर आप देखोगे जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया गया था कि आपको रशिया से जो फ्यूल है वो इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन इंडिया डिड नॉट बो डाउन। उनका जो प्रेशर था उसको बिल्कुल साइड करके इंडिया ने बोला कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम देखें फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत सारा फर्टिलाइजर्स हमारा यूक्रेन और रशिया से आता है। डिस्पाइट दिस जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हमने वहां से इंपोर्ट किया है। ओके, दैट शोज इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे फूड सिक्योरिटी के। अगर हम देखें, देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर्स एट रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। एमएसपी का आपको पता है, एमएसपी क्या करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो कि गवर्नमेंट फार्मर्स को प्रोवाइड करती है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे और क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे, स्टोरेज, जो भी सरप्लस फूड हुआ या फिर जो भी हमारा स्टॉक्स होगा, जितना भी हमने परचेज किया है उसको हमने कहाँ पे रखना है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोडाउन है वहाँ पे हमें स्टोर करना है बफर स्टॉक्स को। फिर हमको उसको धीरे धीरे रिलीज करना है मार्केट के अंदर, पीडीएस के थ्रू उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना गरीब लोगों में। दूसरा, उसको ओपन मार्केट स्कीम के दौरान उसको क्या करना है, बल्क में भी हम बेचते हैं प्राइवेट ट्रेडर्स को या फिर बल्क कंज्यूमर्स को। हम एक मिनिमम प्राइस होता है जिसपे हम बल्क में उसको मार्केट के अंदर रिलीज कर सकते हैं, जिसके अंदर हम उस मार्केट में एक यूनिफॉर्मिटी बनाए रखें। ओके, तीसरा हम देखते हैं सेंट्रल इशू प्राइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सेंट्रल इशू प्राइस? सेंट्रल इशू प्राइस वो होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली जो कि कंज्यूमर है उनको अवेलेबल कराती है। अगर देखो, अगर हम इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करें, सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 किलो राइस प्रोक्योर करने की कितनी कॉस्ट अदा करनी पड़ती है, 27 रुपीज, ठीक है। अगर वीट की बात करें तो ये आपका 22 रुपये होगा। दिस इज द इकोनॉमिक कॉस्ट बेसिकली बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें अगर मैं और भी स्टोरेज कॉस्ट डाल दूं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डाल दूं, ये सभी डाल दूं तो ये 30 से ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन सेंट्रल इशू प्राइस का मतलब है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन से जो नीचे लोग हैं उनको यही राशन, ठीक है। राइस की अगर बात करूं तो 3 रुपये पर किलो में मिलता है, वीट की बात करूं तो 2 रुपये पर किलो उनको मिलेगा। यह है सेंट्रल इशू प्राइस, राइट। उसके बाद देखते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है, और भी कोविड पेंडेमिक को आप डाल सकते हैं। कोविड पेंडेमिक के दौरान जब वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की बात करी, जब वहाँ पे आपकी ट्रैवलिंग रेस्ट्रिक्शन लगाई गई, उस टाइम पे लोगों के घर तक आप देखोगे कैसे ये राशन अवेलेबल किया गया, ठीक है, कराया गया। सो रोल ऑफ एफसीआई, नीड ऑफ फूड सिक्योरिटी, ये सभी आप डाल सकते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी एक और इंपॉर्टेंट स्कीम की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, माइग्रेंट वर्कर के लिए, और क्या, वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हो रही है। इकोनॉमिक सर्वे 2020 बोलता है कि प्रॉब्लम्स इन गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एग्रीकल्चर, ठीक बात है। जो भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन एग्रीकल्चर में आप देखिए, सब्सिडीज मिलती है, किस तरह की सब्सिडीज आप देते हैं। एक तो आप एमएसपी देते हैं, दूसरा आप फर्टिलाइजर सब्सिडी देते हैं, तीसरा आप इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी देते हैं, तीसरा आप स्टोरेज की सब्सिडी देते हैं, बहुत तरह की आप सब्सिडी देते हैं, जिससे क्या है, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं उन सब्सिडीज से, ठीक है। उससे सोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हुआ है, इनपुट कॉस्ट जो फार्मर की है कम हुई है, लेकिन उससे प्रॉब्लम आया है, क्रॉप डिस्टोर्शन, आप देखोगे क्रॉपिंग पैटर्न का डिस्टोर्शन हुआ है कुछ हद तक। अब हम देखते हैं डेटा विद रिस्पेक्ट टू दिस फूड सिक्योरिटी। इंपॉर्टेंट डेटा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, SDG 2 को आप कनेक्ट कर सकते हैं, जीरो हंगर। अगर हम फूड सिक्योरिटी अचीव कर लेंगे तो हम जीरो हंगर, ठीक है, इसको रीड ऑफ मतलब इसको अचीव कर सकते हैं, SDG गोल 2 को। तो मैं बता रहा हूँ आप ऐसे में क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की हमने बात कर ली, 2022 में इंडिया का रैंक था 107, ठीक है। 2019 में रैंक था 102। लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। 2022 में हमने जो है रैंक देखोगे थोड़ा सा कम हुआ इंडिया का रैंक 102 से 107। ऑल्दो हमारे जो बफर स्टॉक्स है एक्सेस में है, सरप्लस हमारे पास ग्रेन है और हंगर रिलेटेड डेथ कोई हुई नहीं है। सो दैट पर्टिकुलर दिस रैंकिंग इज चैलेंज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत बार चैलेंज भी किया है कि आपका फॉल्टी मेथड है ये भी, जो आप जिससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं या फिर इसको क्वांटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज चैलेंज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद देखते हैं फूड सिक्योरिटी के कितने पिलर है, 4 पिलर है। अवेलेबिलिटी, एक्सेस, यूटिलाइजेशन, स्टेबिलिटी, ठीक है। अवेलेबिलिटी की अगर बात करें, देखिए अवेलेबिलिटी, अगर गरीब आदमी को राशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है,
मतलब राउंड द ईयर या फिर जो जिस मंथ पे जिस डेट को वो राशन अवेलेबल होना था उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो उसका फूड सिक्योरिटी में आप देखोगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर जो है मिस हो सकता है। सो अवेलेबिलिटी रिलायबल होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। दूसरा एक्सेस, ये नहीं हो आपने पीडीएस की शॉप जो है, जो गरीब आदमी जहाँ पे रहते हैं उससे 50 किलोमीटर दूर हो, ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि पीडीएस की शॉप जो है जहाँ पे स्लम्स हैं, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, जहाँ पे रूरल एरियाज है, इस तरह से आइडेंटिफाई करके पीडीएस की शॉप बहुत ही नज़दीकी खुलनी चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब है जब ऐसा कुछ आप जैसे कोर्स आप देखोगे ग्रेन उनको बांट रहे हो, क्या उन्हें वो आता भी है किस तरह से उसको यूटिलाइज करना है? क्या उनको पता है अगर आप पीडीएस के अंडर या फिर आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंडर अगर आप कुछ ऐसी चीज़ देते हो जो कि उनको पता नहीं है कैसे यूटिलाइज करना है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। सो बेसिक नॉलेज एंड बेसिक सैनिटरी कंडीशन टू चूज, प्रिपेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट फूड इन अ वे दैट रिजल्ट इन गुड न्यूट्रिशन, ये होना चाहिए। अब स्टेबिलिटी की बात करें, पीपल्स एबिलिटी टू एक्सेस एंड यूटिलाइज फूड दैट रिमेन स्टेबल एंड सस्टेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसकी सेल्फ लाइफ जो है अच्छी खासी होनी चाहिए। ये नहीं मतलब उसमें पेस्ट है, इन्फेस्टेशन ऑफ पेस्ट है, रोडेंट्स है, ये सभी चीज़ें नहीं होती है, स्टेबल होना चाहिए फूड। अब मैकेनिज्म देखते हैं हम, किस किस मैकेनिज्म से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर करती है फूड सिक्योरिटी। ठीक है, आपको पता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब आया? 1964 के अंदर। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर आया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की अगर हम बात करूं, इसमें तकरीबन 75%, अगर मैं 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन और 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन को इसके अंदर इंक्लूड किया गया, और टोटली अगर हम देखें इसमें 80 करोड़ पीपल, 80 करोड़ बेनिफिशियरी हैं इसके अंदर, अगर कोई इसका लाभ उठाना चाहे तो। अब हम देखते हैं प्रोक्योरमेंट और एमएसपी, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? देखो, प्रॉब्लम ये है डिसेंटिवाइज प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब ये है अगर आप 3 रुपये या फिर 2 रुपये में राइस और वीट को अवेलेबल करा रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर या फिर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उसके लिए आप देखोगे वही चीज़ 22 रुपये या 23 रुपये किलो में, जो आपको पता है वीट फ्लोर जो है, ठीक है, वो अवेलेबल करा रहे हैं, तो टोटली इन प्राइवेट प्लेयर्स के लिए क्या है? ये एक डिसेंटिवाइज करेगा उनको कि अगर गवर्नमेंट आप देखोगे मार्केट फोर्सेस को प्रिवेल नहीं कर रही है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है सब्सिडी। सो प्राइवेट सेक्टर के लिए या फिर प्राइवेट जो प्रोड्यूसर है उनके लिए बहुत बड़ा आप देखोगे सेटबैक है ये। उसके बाद आप देखोगे प्राइस डिस्टोर्शन इन एग्री मार्केट, फूड इन्फ्लेशन हो सकती है, डिस्टोर्ट क्रॉपिंग पैटर्न, नो डाउट। एमएसपी जो है क्रॉपिंग पैटर्न को डिस्ट्रॉय करता है, जैसे मैंने बहुत बार बात कर ली है। अब थीम नंबर मुझे याद नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर थीम नंबर 4 उसमें देख लेना, थीम नंबर 4 में एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत अच्छे से बात की है। मैंने बताया कि कैसे एमएसपी क्रॉपिंग पैटर्न को क्या करती है, डिस्टोर्ट करती है। ठीक है, पुअर टारगेटिंग, राइट, कई बार इसमें इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर रहता है एमएसपी के अंडर, सब इसका बेनिफिट नहीं उठा पाते। अब सॉल्यूशन देखते हैं, डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए। जैसे आप प्रोक्योरमेंट सिर्फ अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, फूड की सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कर सकता है, और उसके बाद आप देखोगे जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्टेट्स के पास भी जाता है, फिर पीडीएस के अंडर उसको देखते हैं। अब हम देखेंगे एमएसपी पॉलिसी रिवैम्प करने की ज़रूरत है। हायर एमएसपी किसको देने की ज़रूरत है? न्यूट्रिशनल क्रॉप्स को। न्यूट्रिशनल क्रॉप्स जैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी दे सकते हो, कोर्स, ठीक है, कोर्स ग्रेन्स, इनके ऊपर भी सब्सिडी दे सकते हो। नॉट ओनली वीट एंड राइस, सिर्फ इसी चीज़ के लिए नहीं आपको सब्सिडी देनी चाहिए, दूसरी न्यूट्रिशनल क्रॉप्स भी हैं। ओके, उसके बाद आप देखोगे ओपन मार्केट सेल स्कीम। ओपन मार्केट सेल स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, आपको पता होनी चाहिए, जिससे हम आर्टिफिशियली जो फूड इन्फ्लेशन आई है उसको कम कर सके। इसका मतलब है जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर जो भी गोडाउन्स हैं उसके अंदर बफर स्टॉक है, तो बफर स्टॉक है समझिए, और मार्केट के अंदर क्या हो गया? इन्फ्लेशन आ गई, फूड इन्फ्लेशन आ गई। लेकिन अब देखेंगे एफसीआई क्या कर सकता है, उनकी ओपन ऑक्शन कर सकता है। ठीक है, ओपन ऑक्शन कर सकता है ओपनली। ठीक है, अगर मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आ गई है, फूड इन्फ्लेशन है, तो एफसीआई ओपन ऑक्शन कर सकता है। यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर उसको परचेज कर सकते हैं कम दामों पे परचेज करेंगे, तो वो मार्केट में भी कम दामों पर सेल कर सकेंगे, जिससे इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके, अब स्टोरेज और बफर में क्या प्रॉब्लम आती है? इनएडिक्वेट स्टोरेज है, स्पॉइलेज, बहुत सारा जो अनाज है खराब हो जाता है। एक्सेसिव बफर स्टॉक है, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे भी कई गुना ज़्यादा हम स्टोरेज कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एमएसपी। एमएसपी के अंडर जितना भी जो आप देखोगे प्रोडक्शन होगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू प्रोक्योर दैट मच प्रोडक्शन। इसमें कोई सीलिंग नहीं है, तो कोई सीलिंग नहीं है, तो इसके कारण जो किसान है बहुत ज़्यादा उगाता है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने की सोचता है, एक्सेस में उसमें फर्टिलाइजर यूज़ करता है, पानी, सभी चीज़ें जितनी भी इनपुट कॉस्ट है उसको बढ़ा देता है। ओके, अब सॉल्यूशन देखते हैं क्या हो सकता है।
अब आप देखोगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के की हेल्प से ऑनलाइन डिपो मैनेजमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन भी आप डिपो को मैनेज कर सकोगे, कितना उसको डाउन के अंदर कितना अभी देखोगे स्टोरेज है, कितना उसको रिलीज करना चाहिए। उसके बाद ओपन मार्केट सेल स्कीम, ये रिपीट हो रहा है पॉइंट। अब डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या प्रॉब्लम आती है। डुप्लीकेट बेनिफिशियरीज हैं जो कि अब आधार के साथ लिंक करने के बाद इन बेनिफिशियरीज को रीड ऑफ किया गया है। लीकेजेस हैं भाई, कई बार इसमें कालाबाजारी होती है, होर्डिंग होती है, बीच में लीकेजेस होते हैं, चोरी भी होती है। अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वन नेशन वन राशन कार्ड हो सकता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कम्युनिटी मैनेजमेंट मतलब सोशल ऑडिट, ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। सो ओवरऑल प्रॉब्लम क्या है, इंक्रीजिंग फूड सब्सिडी। अभी आप देखोगे 2.9 लाख करोड़, 2.9 लाख करोड़ रिसेंटली हमने किस पे खर्च किया है, सिर्फ फूड सब्सिडी पे। बहुत बड़ा नंबर है ये। अब सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर हम सिर्फ टॉप 40% जो है, जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इनको, अभी हम कितना अगर देखेंगे 75% फॉर द रूरल, 50% फॉर द अर्बन एरिया, ठीक है। तो आपको इसमें इक्वलेंट करेंगे तो तकरीबन ये 60% तक इंडियन पॉपुलेशन को कवर करता है। लेकिन इसमें क्या है, रेशनलाइज करना पड़ेगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को। 40% तो मतलब जो मैक्सिमम जिन लोगों को ज़रूरत है उन्हें टारगेट करना चाहिए, बाकी को हटा देना चाहिए इससे। अब कंक्लूजन देखेंगे, कंक्लूजन के अंदर आप ये सभी चीज़ें डाल सकते हो कि पैंडेमिक के आने से प्रॉब्लम और बढ़ गई है और इसमें फूड सिक्योरिटी की अब देखोगे नेसेसिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो हमें सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा दोबारा से फूड सिक्योरिटी के अंदर। उसके दौरान आप देखोगे दूसरी चीज़ इनोवेशन फूड मैनेजमेंट में, ठीक है, कैसे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सकती है, कैसे हम लार्ज पूल ऑफ बेनिफिशरीज को टारगेट कर सकते हैं, एक्सक्लूजन और इंक्लूजन एरर्स को कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2020 की हाईलाइट क्या है। अब आप देखोगे जैसे मैंने आपसे बात की 2.9 लाख करोड़, इतना ज़्यादा हम किस पे, फूड सब्सिडीज़ पे जब खर्च कर रहे हैं तो ये हमें कम करने की ज़रूरत है। तो इसमें लिखा भी गया है वी नीड टू बेसिकली रैशनलाइज द इकोनॉमिक स्पेंडिंग फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द बर्गेनिंग फूड सब्सिडीज, जो कि बढ़ता जा रहा है जो नंबर, उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट ये है ग्लोबल स्टेज ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो कौन सी कंट्री किस तरह से परफॉर्म कर रही है अभी आपको देखना पड़ेगा। बेस्ट परफॉर्मेंस में आपको सभी यूरोपियन कंट्री मिलेगी, आई थिंक ये नॉर्वे है। उसके बाद गुड परफॉर्मेंस में ये आपकी सभी हैं, चाइना, रशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। लेकिन मॉडरेट परफॉर्मेंस में आपको कौन मिलेगा, यहाँ पे इंडिया। और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत कहाँ पे है, जो साहिल रीजन है अफ्रीका में और मेडागास्कर, यहाँ पे इसकी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स आर अंडर दिस स्कीम। थीम नंबर 22 के अंदर ये सभी चीज़ें थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड सिक्योरिटी आप प्रिपेयर कर लेना क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो फूड सिक्योरिटी पे आपके क्वेश्चन आ सकता है, एक रिपोर्ट राइटिंग आ सकती है, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर का कोई रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। कुछ समझ में ना आया तो आप क्वेश्चन पूछ लेना, और कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, यू कैन कॉन्टैक्ट इन दिस ऑन दिस नंबर। वहाँ पे हम आपकी क्वेरी जो है यहाँ से आंसर कर देंगे। एनी कोर्स रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, यू कैन आस्क देयर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।